मार्च सन 1989 की एक दोपहर छुमक सेक्टर के ग्यांग ग्लेशियर पर कायम भारतीय इंतजामी कैंप से आगे करीबन 22,000 फीट बुलंद चोटी से जनूब मशरक़ी पहलू में मौजूद इंडियन आर्मी के गंगा के बेस पर रेड अलर्ट हो चुका था। उस वक्त यहाँ भारतीय फ़ौज के तमाम सीनियर अफसरान जमा थे। उनकी हिफाजत के पेश नज़र भारतीयों ने इर्द गिर्द अपनी पोस्टों पर संतरियों की तादाद मामूल से 3 गुना ज़्यादा कर दी थी। दोपहर के 4 बज रहे थे। मौसम खुला था और परवाज़ के लिए इंतहाई मौजू होने की वजह से यहाँ मौजूद अफसरान को यकीन था कि चंद मिनट के अंदर ही इनके कमांडिंग ऑफिसर हेलीकॉप्टर यहाँ आने वाला है। गंगा बेस पर मौजूद एक 16 बाय 16 के कमरे को, जिसकी दीवारें और छत लकड़ी की और टीन से बनाने के बाद इसे खाकी और सब्ज रंग के जाल से कैमोफ्लेज कर दिया गया था, कमांडिंग अफसर की आमद से पहले ही मीटिंग रूम में तब्दील कर दिया गया था। ब्रिगेडियर चौधरी ने अपने जूनियर्स के साथ कमरे के बाहर आसमान की तरफ नज़रें उठाए देख रहे थे जब इनके वायरलेस ऑपरेटर ने करीबन भागते हुए इनके नज़दीक पहुंचकर उनकी तरफ अपनी कमर पर बंधे वायरलेस फ़ोन का सेट पकड़ा दिया। सर, उसने सिर्फ एक ही लफ्ज़ कहा और ब्रिगेडियर मिस्टर चौधरी समझ गए। उसने फ़ोन अपने कान से लगाया। दूसरी तरफ से हेलीकॉप्टर का पायलट लाइन पर था। उससे बमुश्किल 2 मिनट गुफ्तगू करने के बाद ब्रिगेडियर चौधरी ने फ़ोन वापस अपने वायरलेस ऑपरेटर की जानब बढ़ा दिया। जनरल आ गया है, इसने अपनी अंग्रेज़ी ज़बान में अपने मातहतों की तरफ देख कर कहा। सब मातहत खामखा खड़े खड़े तन गए। ईजी जेंटलमैन। उसने अपने बाएं हाथ खड़े कर्नल मल्होत्रा की तरफ मुस्कुराकर देखा, जिसने जनरल की आमद का ऐलान पर ही अपनी सिगरेट, जिसका अभी बमुश्किल वो 2-3 कश ही ले पाया था, ज़मीन पर फेंक कर इसे बूट की एड़ी से बुझा दी थी। कर्नल मल्होत्रा के असाब तन गए थे। ज़बरदस्ती मुस्कुराकर ख़ुद को नॉर्मल कर रहा था। जाओ और मीटिंग रूम चेक करो। मुझे हर चीज़ अपनी जगह पर मौजूद चाहिए। तमाम नक्शे मुनासिब जगह पर मौजूद हों। ब्रिगेडियर ने दोबारा इसी तरफ देखकर कहा, यस सर। तनकर खड़े हुए कर्नल मल्होत्रा ने कहा और चल दिया। फिर करीबन भागता हुआ मीटिंग रूम में दाखिल हुआ, जिसके बाहर हर मुमकिन जगह पर जनरल की आमद के पेश नज़र मोर्चाबंद फौजी मौजूद थे। ब्रिगेडियर चौधरी ने फर्स्ट कमाऊ रेजिमेंट की एक पूरी कंपनी को यहाँ हिफाजती ड्यूटी संभालने का हुक्म दे दिया था और यहाँ से दूर दूर तक भारतीय जवान पहरा देते दिखाई दे रहे थे। आज सुबह ही गंगा के बेस पर मामूल की सरगर्मियाँ हो रही थी। अलबत्ता कर्नल मल्होत्रा अब तक 5 मरतबा हिफाजती इंतजाम चेक कर चुका था। कमरे में दाखिल होकर इसने वहाँ मौजूद मेजर और 2 कप्तानों की तरफ देखा। हर चीज़ ऑल राइट है सर, उसका अंदिया भांपते हुए मेजर ने कहा, और कमरा मुकम्मल गर्म था। यहाँ मामूल से 2 गुना तादाद में तेल से जलने वाले हीटर रखे गए थे और दीवारों पर इस महाज की एक तफसील के साथ नक्शे मौजूद थे। फिर इसके साथ ही फ़िज़ा में हेलीकॉप्टर की आवाज़ सुनाई दे रही थी। 2 हेलीकॉप्टरों के दरमियान तीसरा हेलीकॉप्टर कमांडिंग ऑफिसर का था। ब्रिगेडियर चौधरी और उसके साथियों की नज़रें हेलीकॉप्टर पर इस वक्त तक टिकी रही जब तक हेलीकॉप्टर लैंड नहीं कर गया। ब्रिगेडियर चौधरी और इसके मातहत नज़दीक कतार बांधे खड़े थे। दोनों हेलीकॉप्टर फ़िज़ा में चक्कर काटते रहे। ये गनशिप थे जिनके पहलुओं में लगी गनें वाज़ेह दिखाई दे रही थी। जनरल अशोक मेहता हेलीकॉप्टर से बरामद हुआ और अपने इस्तकबाल के लिए आने वाले ब्रिगेडियर चौधरी से हाथ मिलाने के बाद दूसरे अफसरान से भी बारी बारी मुसाफहा करने लगा। जनरल के पीछे पीछे चलते तमाम अफसरान मीटिंग रूम की तरफ जा रहे थे। इसी असना में दूसरे गनशिप हेलीकॉप्टर भी वहां लैंड कर गए थे। इस मीटिंग में मौजूद हर अफसर को इस बात का शिद्दत से एहसास था कि आज जनरल मेहता की आमद का मकसद क्या है। बलाफोनला में पाकिस्तान के जवाबी हमले और भारतीय बंकरों की तबाही ने इस महाज के कमांडिंग अफसर को नाराज़ और परेशान कर रखा था, क्योंकि नताइज जनरल की तवक्का के बिल्कुल बरक्स बरामद हुए थे और अब इस हमले को 2 साल होने आए थे। अभी तक भारतीय सूर में कोई जवाबी कार्रवाई नहीं कर सके थे। जनरल मेहता चाहता था कि कमांड छोड़ने और रिटायर होने से पहले अपने साथ कोई ना कोई एजाज़ लेकर जाए, जबकि अभी तक सिवाय मायूसी की और कुछ उसके हाथ नहीं आया था। उन्होंने इस दरमियान कुछ महदूद हमले ज़रूर किए थे, लेकिन जवाब सख्त मौसूल हुआ था और अब सूरत हाल ये थी कि पाकिस्तानी फील्ड कमांडर पाकिस्तानी पोस्टों पर हमला करने से कतराने लगे थे। जिस अफसर की पोस्टिंग सियाचिन में होती वो इस कोशिश में लगा रहता था कि जल्द अज जल्द इसे वापस बुला लिया जाए या फिर अपना अरसा तैनाती व खामोशी और इत्मीनान से गुजार कर वापस चला जाए। मुमकिन है करना मेहता खामोशी से वक्त गुजारता, लेकिन छुमक सेक्टर से ऐसे बड़ी तशवीशनाक खबरें मिल रही थी। छुमक ग्लेशियर दरअसल बलाफोनला ग्लेशियर की ही एक शाख थी। ये इंतहाई दुश्वार गुजार और सारा साल शदीद सर्दी की सद में रहने वाला बर्फ़ से ढका हुआ ग्लेशियर बलाफोनला के दहाने से करीबन 3 किलोमीटर के फासले पर वाक़िया है और मशरिक़ की सिम करीबन 5 किलोमीटर कोह सालतोरो तक अपने दामन को फैला रखा है।
कंदोज और बला फोलना की तरह छोमक के दोनों पहलुओं पर 2000 से 2400 फीट तक बुलंद आमूदी और दुश्वार गुजार पहाड़ियाँ इस तवील ग्लेशियर के सीने पर मजबूत कीलों की तरह गड़े हुए हैं। छोमक को सालतोरो का मशहूर पहाड़ी सिलसिला ग्यांगला और सियाचिन ग्लेशियर से अलग करता है। इसके जवाब में जनूब में ग्यांगला का अहम दर्रा है, जहाँ भारतीयों ने अपनी दिफाई पोस्टें कायम कर रखी थी, और ग्यांग ग्लेशियर पर भारतीयों की नकलो हमल जिस रास्ते से होती थी वो छोमक ग्लेशियर के इलाकों में सालतोरो की पहाड़ी चोटियों पर मौजूद पाकिस्तानी पोस्टों की जद में था। जनरल मेहता के सामने नक्शे पर निशानात लगाने के अलावा एक बड़ी मेज़ पर सुर्ख और सब्ज़ रंग के छोटे छोटे ब्लॉक्स के ज़रिए सारे पोजीशनें मौजूद थी। सूरत हाल वाकई परेशान कौन थी, क्योंकि पाकिस्तानियों ने इस इलाके से उनकी सप्लाई के रास्ते बंद कर दिए थे। अब यहाँ मौजूद पोस्टों को सिर्फ हवाई जहाज़ के ज़रिए ही सप्लाई मुमकिन थी, लेकिन मौसम की अमूमन ख़राबी की वजह से अक्सर ऐसा मुमकिन नहीं होता था। इसके अलावा जहाँ हवाई जहाज़ या हेलीकॉप्टर सप्लाई फेंकते, वो ड्रॉपिंग जोन पाकिस्तानी दीदबानों की औकाबी नज़रों में आ जाते। इससे मुतअद्दिद वाक़यात हुए जब ड्रॉपिंग जोन में गिरने वाला सामान उठाने के लिए जो भारतीय जवान वहाँ तक पहुँचे वो पाकिस्तानी तोपों के गोलों की भेंट चढ़ गए। कर्नल मल्होत्रा के लिए सूरत हाल को समझना मुश्किल हो रहा था। यस मिस्टर मल्होत्रा, मुझे सूरत हाल की संगीनी का शिद्दत से एहसास है, इसीलिए मैं आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। मेरी नाकिस राय में इन पाकिस्तानी पोस्टों को ख़त्म हो जाना चाहिए। उसने कदरे तंजिया और काटदार लहजे में मेज़ पर रखी लंबी छड़ी को ब्लाकों की मदद से नुमाया की गई पाकिस्तानी पोस्टों पर रखते हुए कहा। ब्रिगेडियर मल्होत्रा कट कर रह गया। उसका जी चाहता था कि अभी दिल का गुबार निकाल ले, क्योंकि वो इंतहाई नामसाइद हालात में पाकिस्तानियों की तरफ से होने वाले हमलों का मुकाबला कर रहे थे। जनरल साहब इनके ज़ख्मों पर नमक पाशी करने आ गए थे। जवानों का मोराल कैसा है? अचानक ही कर्नल मेहता ने अजीब सा सवाल दाग दिया, और कर्नल मेहता ने इसे मुतमईन करने के बजाय सही सूरत हाल बताना ज़रूरी समझा। सर, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, मैं माजरत से कहूँगा कि सूरत हाल अच्छी नहीं है। हमारे ड्रॉपिंग जोन भी उनकी गनों की जद में है। अब तक उन पोस्टों का कायम रह जाना और जवानों का वहाँ कायम रहना ही मेरे नज़दीक एक बड़ी अहम कामयाबी है। उसने लगे लिपटे बगैर कह दिया। मुझे तुम्हारे जवाब से खुशी हुई कर्नल मल्होत्रा। एक अच्छे कमांडिंग ऑफिसर को वाकई सही सूरत हाल अपने हाई कमान के इल्म में लानी चाहिए। तुम्हारे ख्याल से इन पोस्टों को कैसे ख़त्म किया जा सकता है? जनरल मेहता ने कदर संजीदगी से एक सवाल किया। सर, हमारे सामने दो ही रास्ते हैं। पहला तरीका तो ये है कि हम इन पर हमला करें और कायद ओपी की तरह कब्ज़ा कर लें, लेकिन ये बात हम सब जानते हैं कि अब मुस्तकबिल में कभी इंडियन आर्मी इतने ज़्यादा इंसानी जानों की कीमत पर ऐसा कोई एडवेंचर नहीं कर सकती। यही वजह है कि अब तक ऐसा नहीं किया गया। दूसरा रास्ता ये है कि उनके मुकाबिल नज़दीक तरीन पहाड़ी चोटियों पर कब्ज़ा करके अपनी पोस्टें कायम करें। इस सिलसिले में हमने ये चोटियाँ मार्क की हैं। ये कहते हुए कर्नल मल्होत्रा ने पाकिस्तानी पोस्टों की बिल्कुल 22,000 फीट की बुलंदी पर मौजूद 2-3 चोटियों की निशानदही करते हुए कहा। जनरल मेहता की जहाँ दीदा नज़रें चश्मे तसव्वुर से इन चोटियों को हकीकी रूप में देख सकती थी। वेल, अगर ऐसा हो जाए तो इसने अपनी बात अधूरी छोड़ दी। सर, अगर ऐसा हो गया तो हम ना सिर्फ छोमक बल्कि बला फोलना में भी पाकिस्तानी पोस्टों के अकब तक रसाई हासिल कर लेंगे। ब्रिगेडियर मल्होत्रा ने इत्मीनान से जवाब दिया। जनरल मेहता जानता था कि पाकिस्तानियों ने इस इलाके की अहमियत और लाहक खदशात का इदराक आज से 3 साल पहले सन 86 में करते हुए सालतोरो पहाड़ी सिलसिले पर 2 पोस्टें कायम कर ली थी, और ये कार्रवाई अचानक ही नहीं बेहद खुफिया भी थी। उसकी फ़ौजियों की अहलियत का ये हाल था कि सन 89 तक इन्हें छोमक ग्लेशियर पर कायम पाकिस्तानी पोस्टों और पोस्टों को सप्लाई पहुंचाने के लिए बनाए गए बंदोबस्ती अड्डों का इल्म ही नहीं हो सका था। फरवरी सन 89 के आखिरी दिनों में अचानक ही इनके हेलीकॉप्टर ने यह इत्तला देकर इन्हें परेशान कर दिया, जिसके बाद से आए रोज़ यहाँ एक दूसरे के साथ गोलों का तबादला वो करते ही रहते थे। लुक मिस्टर मल्होत्रा, मुझे इन दोनों पोस्टों पर इंडियन आर्मी का कब्जा हर सूरत में चाहिए, भले इसकी कुछ भी कीमत अदा करनी पड़े। जनरल अशोक मेहता ने दोबारा पाकिस्तानी पोस्टों के निशान पर रखे ब्लॉक्स पर छड़ी मारते हुए कहा। ऑल राइट सर। कर्नल मल्होत्रा ने भी तनकर जवाब। जनूब मशरिक में इस चोटी की बुलंदी 22,000 फीट है। तुम्हें इस चोटी तक पहुँचना है। इस तरह तुम शुमाली हिस्से में मौजूद उनकी 18,000 फीट बुलंद पोस्ट पर सर पर बैठ सकते हो। जनरल ने इसकी आंखों में बराह रास्त झांकते हुए कहा। डू इट, उसने फैसलाकुन लहजे में कहा और बात ख़त्म कर दी। ब्रिगेडियर मल्होत्रा का स्टाफ ऑफिसर कोने की एक टेबल पर गर्म मशरूबात सजा चुका था। जनरल मेहता अब इस तरफ बढ़ रहा था। मैं तुम सबको फतेहमंद देखना चाहता हूँ। इसने काफ़ी का मग पकड़ते हुए वहाँ मौजूद अफसरान की तरफ देखा। यू गॉट इट सर। शाम तक का वक्त जनरल अशोक मेहता ने उनके साथ गुजार कर इन्हें मुमकिन बंदोबस्त की तफसीलात बताईं, और शाम ढलने पर वो जिस तरह आया था इसी तरह दोनों गनशिप हेलीकॉप्टर के जुलूस में वापस चला गया। ब्रिगेडियर मल्होत्रा ने उस रात से जनरल अशोक मेहता के हुक्म पर
अमल करने की ठान ली थी और रात ढलने पर इसने 5 भारतीय जवानों को एक कैप्टन की कमांड में खुसूसी हिदायत के साथ जनरल अशोक मेहता के प्लान करदा मंसूबे के मुताबिक रवाना कर दिया था। खराबी मौसम और बर्फ़ानी तूफ़ान जिसकी वजह से 5-10 फीट दूर तक भी कुछ सुझाई नहीं देता था। ऐसे मौसम का फ़ायदा उठाकर भारतीय फ़ौज ने अगले 3-4 रोज़ में ग्यांगला ग्लेशियर पर कायम अपने इंतज़ामी कैंप से आगे 22,000 फीट बुलंद चोटी के जनूब मशरिक़ में अपना कैंप गंगा कायम कर लिया था। मार्च के आगाज़ से अप्रैल के आखिर तक भारतीय गंगा कैंप में पाकिस्तान पर हमले के लिए सामान्य जंग जमा करते रहे। पाकिस्तानी पोस्टों पर हमले के वक्त कारगर और इमदादी फायर हासिल करने के लिए वो अपनी एक मार्टर बीड़ी इस इलाके में ले आए थे। गंगा बेस में मौजूद मार्टर बीड़ी पर ही इन्होंने इन्हिसार नहीं किया था, वो ग्यांगला सेक्टर में मौजूद अपनी मीडियम तोपें और जिंग रोलमा में मौजूद स्वीडन की बड़ी बोफोर तोपें भी इस हमले के लिए मुख्तस कर चुके थे। गंगा बेस और पाकिस्तानी पोस्टों के दरमियान हाइल पहाड़ी सिलसिले की वजह से उनकी नकलो हरकत पाकिस्तानी दीदवारों को दिखाई नहीं देती थी। इस कमज़ोरी का फ़ायदा उठाकर उन्होंने एक तरफ से पाकिस्तानी पोस्टों को मसरूफ़ रखने के लिए छोमक ग्लेशियर पर कायम बंदोबस्ती अड्डों पर तोपखाने की शदीद गोलाबारी शुरू करवा दी और दूसरी तरफ से गंगा बेस से 22,000 फीट बुलंद चोटी की तरफ बढ़ना शुरू कर दिया। क्या लगा इस दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मज़ीद दिलचस्प वाक़यात और इस कहानी से रिलेटेड और मालूमात हासिल करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही मौजूद बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक कीजिए ताकि आने वाले वीडियोस के मुतालिक आपको इत्तलात पहुंचती रहें। और कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट ज़रूर कीजिएगा कि हमारे वीडियोस आपको कैसी लगी। अल्लाह हाफ़िज़।